तो जो इसका कंट्रीब्यूशन है वो नेट में स्टैंडर्ड में पहले इतना रहता था। ओके ओके, बट लास्ट टाइम थोड़ा कंट्रीब्यूशन ज्यादा था। ओके, इट वाज अराउंड 20 मार्क्स। ओके, और गेट में तो बहुत ज्यादा कंट्रीब्यूशन था लास्ट टाइम, अगर आप देखो तो गेट में रहता 10 से 12 मार्क्स, बट लास्ट टाइम ज्यादा था, 15 मार्क्स से भी ज्यादा था गेट में इसका कंट्रीब्यूशन। ओके, तो ये है वैसे समटाइम्स मोर, तो इस बार ज्यादा आई थी। तो इफ यू टॉक अबाउट बुक्स, जो चार्ल्स किटल है, किटल इज द स्टैंडर्ड टेक्स्ट। ओके, ये स्टैंडर्ड बुक है इसके लिए। ओके, जो बिगनर्स हैं दे कैन टेक दिस। ठीक है, एस्क्रॉफ्ट एंड मॉर्मन। ओके, और दे कैन टेक वहाब और अली उमर। ओके, ठीक है। तो वैसे जो है ना चार्ल्स किटल अपने आप में इनफ है, ठीक है, तो उसके बाद कोई बुक की जरूरत नहीं है। ठीक है, ये है। ओके, तो ये आप देख सकते हैं, ये वाला चार्ल्स किटल। ठीक है, तो इस बारे में किसी को कोई डाउट हो तो पूछ सकते हैं। ठीक है, तो इट वुड टेक अराउंड 70 आवर्स, 70 आवर्स लगेंगे अप्रोक्सीमेट इसको फिनिश करने में। ठीक है, ओके, तो इंटरव्यू के लिए कौन सी बुक पढ़नी चाहिए? ओके, समझ आती है। ओके, तो मैंने बोला किटल इज द स्टैंडर्ड टेक्स्ट, किटल पढ़ो। बाकी इंटरनेट पे कोई चीज समझ नहीं आ रही, कोई टर्म समझ नहीं आ रही, एक्सप्लेन करने के लिए आप इंटरनेट का यूज कर सकते हैं। तो यहाँ पर मैं स्टार्ट कर रहा हूँ। तो स्टार्टिंग में हम बहुत ही बेसिक से स्टार्ट करेंगे। ओके, ठीक है, तो आप जानते हैं देयर आर 4 स्टेट्स ऑफ मैटर। देयर आर 4 स्टेट्स ऑफ मैटर: सॉलिड, लिक्विड, गैस, प्लाज्मा। देयर आर 4 स्टेट्स ऑफ मैटर: सॉलिड, लिक्विड, गैस एंड प्लाज्मा। ठीक है, मैटर की 4 स्टेट्स होती है। ठीक, ठीक है, हम कौन सी स्टेट की बात कर रहे हैं? हियर आई एम टॉकिंग अबाउट सॉलिड स्टेट ऑफ मैटर। ठीक है, मैटर का सॉलिड स्टेट फेज। ठीक है, सॉलिड, जो सॉलिड होते हैं वो फर्दर क्लासिफाई किए सकते हैं, दे कैन फर्दर बी क्लासिफाइड इनटू क्रिस्टलाइन एंड नॉन क्रिस्टलाइन। ओके, अब क्रिस्टलाइन सॉलिड क्या होते हैं? क्रिस्टलाइन का जो डेफिनेशन है वो ये है, और किसको क्रिस्टलाइन कहेंगे और किसको नॉन क्रिस्टलाइन कहेंगे? क्रिस्टलाइन। ठीक है, आप जानते हैं क्या सॉलिड स्टेट या कोई भी स्टेट हो, ठीक है, या यही आप देखिए ये क्रिस्टलाइन है, ओके, और ये नॉन क्रिस्टलाइन। तो कोई भी स्टेट हो, चाहे वो सॉलिड स्टेट हो, चाहे वो क्रिस्टलाइन स्टेट हो, चाहे वो सॉलिड स्टेट हो, चाहे वो नॉन क्रिस्टलाइन स्टेट हो, या लिक्विड हो या गैस हो या प्लाज्मा। ठीक है, जैसे फॉर एग्जांपल लिक्विड गैस एंड सॉलिड में क्या फर्क है? भाई मान लिया आपके पास कोई हीलियम गैस है। ओके, हीलियम गैस है, हीलियम गैस फॉर्म में है। ओके, या हीलियम लिक्विड फॉर्म में है। ओके, तो क्या फर्क होगा इनमें? हीलियम गैस फॉर्म में है, हीलियम लिक्विड फॉर्म में है। ठीक है, तो हीलियम गैस में हीलियम एटम्स होंगे, हीलियम लिक्विड में भी हीलियम एटम्स होंगे, बट यहां पर क्या होगा? इंटर एटॉमिक सेपरेशन, जो हीलियम एटम के बीच का सेपरेशन है वो ज्यादा होगा या कम? इट वुड बी मोर। लिक्विड में और कम होगा और सॉलिड में और कम होगा। ओके, यानी कि जो इंटर एटॉमिक डिस्टेंसेस होते हैं, ठीक है, वो किसमें सबसे कम होते हैं? दो एटम्स के बीच का डिस्टेंस। इंटर एटॉमिक डिस्टेंस का मतलब समझ रहे हो आप? यहाँ पर ये भाई दो एटम के सेंटर टू सेंटर डिस्टेंस जो होता है, ठीक है, ठीक है, वो किसमें लोएस्ट होगा, किसमें स्मॉलेस्ट होगा? वो सॉलिड्स में कम होगा, सबसे कम होगा। ठीक है, तो ये जो इंटर एटॉमिक डिस्टेंस है ये हमेशा किसके बराबर होता है? सॉलिड्स की अगर बात करें तो ये 2r के बराबर होता है, जहां r क्या है? एटॉमिक रेडियस। हम क्या कह रहे हैं कि एटम एक दूसरे के फिजिकल कॉन्टेक्ट में है, एटम्स आर इन फिजिकल कॉन्टेक्ट विद ईच अदर। ओके, तो
तो r एटॉमिक रेडियस है, ठीक है, तो एटम्स के बीच का डिस्टेंस इधर भी 2r होगा और इधर भी 2r होगा। ओके, तो एटॉमिक रेडियस r है, तो ये 2r होगा। क्लियर? अब यहां पर एटम को कैसे माना जाता है, ठीक है, इन सॉलिड स्टेट फिजिक्स ठीक है, ईच एटम is considered as a solid sphere। एटम को क्या माना जाता है? एक स्फीयर, उसको एक सॉलिड स्फीयर माना जाता है। एटम विल बी कंसीडर्ड एज ए स्फीयर। ओके, क्वांटम मैकेनिक्स में आप जो मानते हैं कि भाई क्या कि एटम में न्यूक्लियस होता है, न्यूक्लियस के बाहर इलेक्ट्रॉन्स रिवॉल्व कर रहे होते हैं, ठीक है, वो सब तो ठीक है ही। ओके, बट यहाँ पर हम इसको क्या मानते हैं? एक सॉलिड स्फीयर। और हम क्या कहते हैं कि दो एटम कैसे होंगे? एक दूसरे के फिजिकल कांटेक्ट में, मतलब वो एक दूसरे को टच करें। ओके, तो उनके बीच का जो डिस्टेंस होगा, ऑब्वियसली बात है, वो किसके बराबर होगा? r एक तरफ से, r एक तरफ से, तो कितना हो गया? 2r। तो ये क्या बन गया? ये 2r। ठीक है, इसको बोलते हैं क्या यहाँ पर? इसको बोलते हैं नियरेस्ट नेबर डिस्टेंस। क्या बोलते हैं इसको? नियरेस्ट नेबर डिस्टेंस बोलते हैं। ओके, तो सॉलिड स्टेट किससे कैरेक्टराइज होगी? ठीक है, सॉलिड स्टेट ऐसे कैरेक्टराइज होगी कि जो भी एटम्स हैं वो एक दूसरे के फिजिकल कांटेक्ट में होंगे, दूसरे को टच करेंगे। ओके, क्योंकि ये सॉलिड स्फीयर है तो ना तो डिस्टेंस 2r से ज्यादा होगी, ना डिस्टेंस 2r से कम होगी। ओके, तो यहाँ पर क्या होगा? ठीक है, यहाँ पर जब वो दो एटम्स, दो या दो से ज्यादा एटम्स एक दूसरे के कांटेक्ट में ऐसे होंगे तो इस पर नेट फोर्स कितना होगा? इस सिस्टम का नेट फोर्स F नेट कितना होगा? 0। भाई कोई भी चीज इक्विलिब्रियम में कब रहेगी? जब उनके बीच का नेट फोर्स क्या लग रहा हो? 0 या नॉन 0? जब उनके बीच का नेट फोर्स क्या हो? 0। भाई अगर इनके बीच का नेट फोर्स रिपल्सिव हो इन दोनों के बीच में, तो ये एटम एक दूसरे से दूर भागेंगे। ओके, और अगर इनके बीच का नेट फोर्स अट्रैक्टिव हो तो ये एक दूसरे में कोलैप्स होने की कोशिश करेंगे। ओके, तो यहाँ पर नेट फोर्स 0 है, तो इसलिए ऐसे ही रखे रहेंगे, ना तो ये ना तो डिस्टेंस 2r से कम होगी, ना ही डिस्टेंस 2r से ज्यादा होगी। तो नेट फोर्स कितना हुआ? ना तो रिपल्सिव है और ना अट्रैक्टिव है, यानी कि दोनों का सम कितना है? 0 है। ओके, तो इसको क्या बोलते हैं? इस कंडीशन को बोलते हैं इक्विलिब्रियम कंडीशन। तो ये इक्विलिब्रियम में रखें। ओके, तो सॉलिड जो स्टेट होती है मैटर की, वो कैसे कैरेक्टराइज होती है? सॉलिड स्टेट ऑफ द मैटर इज कैरेक्टराइज्ड एज, ठीक है, फिजिकल कांटेक्ट बिटवीन द एटम्स। तो नेट फोर्स कब 0 होगा? यहाँ पर जब इनकी बीच का डिस्टेंस 2r होगा। ठीक, अच्छा, अब बात आती है अरेंजमेंट पर। तो सॉलिड स्टेट तो किससे डिफाइन होगी? जब उनके बीच का डिस्टेंस 2r हो जाएगा तो सॉलिड स्टेट होगी। लिक्विड में क्या होता है? लिक्विड में डिस्टेंस 2r से ज्यादा होगी, 2r से कम होगी, या 2r ही होगी? ऑब्वियसली बात है 2r से ज्यादा होगी। लिक्विड में क्या होंगे? एटम्स थोड़ा दूर दूर होंगे, ये सॉलिड जैसे ही होंगे। ठीक है, कैसे होंगे? ऑब्वियसली बात है दूर दूर होंगे, तो डिस्टेंस 2r से ज्यादा होगा। ओके, तो इंटर एटॉमिक फोर्सेस जो होंगे वो स्ट्रांग होंगे या वीक होंगे? अगर इंटर एटॉमिक फोर्सेस के टर्म्स में आप डिफाइन करो तो क्या होगा? किसके इंटर एटॉमिक फोर्सेस स्ट्रांग होंगे? अगर F क्या है? F डिनोट करता है इंटर एटॉमिक फोर्सेस को, तो किसके इंटर एटॉमिक फोर्सेस सबसे ज्यादा स्ट्रांग होंगे? इफ आई टॉक अबाउट सॉलिड, सबसे ज्यादा, उसके बाद किसका? लिक्विड। ओके, और सबसे कम किसका होगा? गैस। तो इफ F रिप्रेजेंट व्हाट? इंटर एटॉमिक फोर्सेस। ठीक है, तो सबसे ज्यादा स्ट्रांग इंटर एटॉमिक फोर्सेस जो होंगे वो सॉलिड होंगे। ठीक है, गैसेस में सबसे कम होंगे। अगर आप आइडियल गैस की बात करें, आपने आइडियल गैस का डेफिनेशन पढ़ा होगा वहां पर थर्मल फिजिक्स में, तो अगर इफ यू टॉक अबाउट आइडियल गैस, तो आइडियल गैस का F कितना होता है? इंटर एटॉमिक फोर्सेस। ठीक है, ठीक है, 0 होते हैं आइडियल गैस। बट रियल गैसेस में क्या होते हैं? इफ यू टॉक अबाउट रियल गैसेस, देन देयर आर वीक फोर्सेस लाइक वंडरवाल, है ना, वंडरवाल फोर्सेस होते हैं वहां पर, बट वो बहुत ही वीक होते हैं। ओके, बट अगर आप सॉलिड को कंपेयर करो उससे, ठीक है, क्योंकि यूजुअली आप लिक्विड नहीं पढ़ते हो, ओके, आप या तो गैसेस पढ़ते हो थर्मल फिजिक्स में, ओके, या सॉलिड से फिजिक्स में सॉलिड पढ़ते हो। बीच में शायद लिक्विड का मुझे लगता है कोई सी बुक है, ओके, फ्लूइड डायनामिक्स वगैरह होती है, वो आप नहीं पढ़ते हो। ओके, तो लिक्विड की प्रॉपर्टीज नहीं पढ़ते हो आप ज्यादा। ठीक है, तो सॉलिड से फिजिक्स में तो ये जो होगा F सॉलिड, ठीक है, ये स्ट्रॉन्गेस्ट होगा। और कितना स्ट्रॉन्ग होगा? ये इतना स्ट्रॉन्ग होगा कि एटम जो है वो बिल्कुल फिजिकल कांटेक्ट में हो। ओके, तो वो एक दूसरे को टच कर रहे होंगे बिल्कुल कांटेक्ट में ऐसे, तो ना तो उससे ज्यादा ये कांटेक्ट में है यहाँ, ना तो इससे ज्यादा, ना इससे कम। ओके, तो एटम क्या है? एटम एक सॉलिड स्फीयर है और उनको टच कराकर हम रख रहे हैं। ठीक, तो ये तो बात हुई सॉलिड स्टेट। ओके, सॉलिड स्टेट का हमने देख लिया कि एटम कांटेक्ट में होने चाहिए तब सॉलिड बनेगा। क्लियर होगी बात? अब आती है बात उसके क्लासिफिकेशन की। सॉलिड के दो क्लासिफिकेशन है, क्रिस्टलाइन एंड नॉन क्रिस्टलाइन। ओके, क्रिस्टलाइन क्या है? क्रिस्टलाइन ये है, ये अरेंजमेंट क्रिस्टलाइन है, मतलब ये अरेंजमेंट पर डिपेंड करता है। ओके, तो क्रिस्टलाइन में क्या होता है? ये क्रिस्टलाइन सॉलिड का डेफिनेशन ये है, एटम्स आर अरेंज्ड, atoms are arranged in a periodic manner. Atoms are arranged in a periodic manner. Okay,
यहाँ पर क्या होगा, आप देखेंगे कि एक पर्टिकुलर डिस्टेंस के बाद वो अपने आप को रिपीट करेंगे, इधर भी इधर भी इधर भी, ओके, इन एवरी डायरेक्शन दे विल रिपीट देमसेल्व्स, ठीक है, आफ्टर अ सर्टेन डिस्टेंस, एट अ पर्टिकुलर डिस्टेंस, ठीक है। तो मेरी आवाज नहीं आ रही क्या? बात हो रही है। ओके, तो यहाँ पर क्या होगा, जो एटम्स है वो अरेंजमेंट पीरियोडिक होगा, मतलब एक सर्टेन डिस्टेंस के बाद अपने आप को रिपीट करते चले जाएंगे, ओके, इधर भी और इधर भी। तो कितना डायमेंशनल सॉलिड है? इट इज अ 2D सॉलिड, है ना, जो दिख रहा है ना आपको, ये कितना डायमेंशनल सॉलिड है? 2D सॉलिड, इट इज अ 2D सॉलिड। 3D सॉलिड में 3 डायरेक्शंस में अरेंजमेंट पीरियोडिक होगा, यहाँ पर 2 डायरेक्शंस में अरेंजमेंट पीरियोडिक है, ओके। तो क्रिस्टलाइन सॉलिड का डेफिनेशन क्या है? ओके, एटम्स आर अरेंज्ड इन अ पीरियोडिक मैनर, ओके। नॉन क्रिस्टलाइन में आप क्या देखते हैं? ऐसा नहीं है कि सर्टेन पीरियड के बाद ये रिपीट कर रहे हैं अपने आप को, नो, आप देखिए कैसे पड़े हुए एटम्स, दे आर रैंडमली अरेंज्ड, इस डायरेक्शन में कुछ और है, इसमें कुछ और है, ऐसे करके, ओके। तो यहाँ पर एटम्स कैसे अरेंज है, ठीक है, एटम्स आर अरेंज्ड इन अ रैंडम मैनर, ठीक है, एटम्स जो है रैंडम मैनर में अरेंज। तो क्रिस्टलाइन सॉलिड का डेफिनेशन क्या है? बड़ा आसान है, ठीक है, एटम्स आर अरेंज्ड इन अ पीरियोडिक मैनर। नॉन क्रिस्टलाइन का दूसरा नाम क्या है? नॉन क्रिस्टलाइन का अदर नेम अमोर्फस, नॉन क्रिस्टलाइन का अनदर नेम क्या है? अमोर्फस सॉलिड, अमोर्फस सॉलिड। अमोर्फस में क्या होता है? अरे भाई जैसे नोट्स मिलते हैं वैसे मिलेंगे, ओके, ठीक है। तो नॉन क्रिस्टलाइन, अमोर्फस, रैंडम अरेंजमेंट, ठीक है। एक मिनट, मुझे इसे सेव करना पड़ेगा, आगे करते ही, वेट मिनट, ठीक है। तो पीछे हमने क्या देखा? हमने देखा कि मैटर है, मैटर की 4 स्टेट है, ठीक है, उसमें जो सॉलिड स्टेट है वो पढ़ रहे हैं हम यहाँ पर। सॉलिड स्टेट के दो टाइप हो सकते हैं सॉलिड के, क्रिस्टलाइन, नॉन क्रिस्टलाइन। क्रिस्टलाइन पीरियोडिक अरेंजमेंट से आता है, नॉन क्रिस्टलाइन रैंडम अरेंजमेंट से आता है, अमोर्फस रैंडम अरेंजमेंट से आता है। फर्दर क्लासिफिकेशन क्या है? स्लाइड नंबर डाल देंगे, ओके। तो यहाँ पर जो क्रिस्टलाइन सॉलिड है, तो आपका जो पाथ है वो क्या है? मैटर, मैटर के बाद सॉलिड, सॉलिड के बाद क्रिस्टलाइन, ओके। तो जो क्रिस्टलाइन सॉलिड है वो पढ़ेंगे हम यहाँ पर। पूरे सॉलिड स्टेट फिजिक्स में हम क्या पढ़ेंगे? कौन से सॉलिड? क्रिस्टलाइन, नॉन क्रिस्टलाइन, क्रिस्टलाइन, ठीक है। तो क्रिस्टलाइन सॉलिड फर्दर क्लासिफाई किए सकते हैं किसमें? सिंगल क्रिस्टल में, इसमें हम उसको स्प्लिट कर सकते हैं फर्दर, सिंगल क्रिस्टल एंड पॉलीक्रिस्टलाइन, ओके। सिंगल क्रिस्टल में क्या होता है, ठीक है, थ्रू आउट द सॉलिड, थ्रू आउट द सॉलिड, ठीक है, पीरियोडिसिटी, ठीक है, नेवर ब्रेक्स, नेवर ब्रेक्स। आप चेक कर सकते हैं, आप यहां से चलिए तो कहीं भी पूरे सॉलिड में आप एक सिरे से लेकर दूसरे सिरे तक चले जाइए, इधर या इधर, आपको कहीं भी पीरियोडिसिटी ब्रेक नहीं मिलेगा, ओके। थ्रू आउट द सॉलिड पीरियोडिसिटी इज मेंटेन्ड, या कह सकते हैं नेवर ब्रेक, ओके। बट पॉलीक्रिस्टलाइन में क्या होता है? पीरियोडिसिटी इज ब्रोकन इन बिटवीन। तो यहां पर क्या होता है पॉलीक्रिस्टलाइन में? पॉलीक्रिस्टलाइन में क्या होता है? पीरियोडिसिटी, पीरियोडिसिटी ब्रेक्स, ठीक है, पीरियोडिसिटी ब्रेक्स इन बिटवीन, ठीक है। तो यहां देखिए आप, यहां पीरियोडिसिटी मेंटेन्ड है, यहां मेंटेन्ड है, यस। अगली लाइन में देखते हैं, यहां पर क्या हुआ? ये क्या हुआ? यहां पर पीरियोडिसिटी इज नॉट देयर, ओके। यहां पर पीरियोडिसिटी है, यहां ब्रेक हो गई पीरियोडिसिटी, ठीक है। तो क्या होता है? जो पॉलीक्रिस्टलाइन मटेरियल होता है, इट इज एग्रीगेट ऑफ लार्ज नंबर ऑफ सिंगल क्रिस्टल। पॉलीक्रिस्टलाइन क्या होता है? इट इज कॉम्बिनेशन ऑफ, इट इज
combination of large number of single crystal. It is combination of large number of single crystals. मतलब बहुत सारे सिंगल क्रिस्टल्स को मिला दिया जाए तो क्या बनेगा? पॉलीक्रिस्टल. ओके, तो अब आप देख सकते हैं ये जो डायग्राम दिखाया हुआ है, दिस डायग्राम इज फॉर पॉलीक्रिस्टल. ओके, पॉलीक्रिस्टल मटेरियल. तो यहां पर आप देख रहे हैं जो ब्लैक लाइन है, ये वाला, ये जो ब्लैक लाइन है, काम करता हूं, थोड़ा बड़ा कर देता हूं. ओके, तो यहां पर आप देखिए ये जो ब्लैक लाइंस आप देख रहे हैं, ये ब्रेकेजेस हैं. ये बीच बीच में क्या हो रहा है? पीरियोडिसिटी ब्रेक हो रही है. ओके, तो पीरियोडिसिटी कहां मेंटेन्ड है? आप ये जो लाइन देख रहे हैं, ये वाली, अब मैंने रेड कर दिया इसको, तो ये ना पीरियोडिसिटी ब्रेकेज है. ओके, तो ये जो जोन आप देख रहे हैं, मैं इसको थोड़ा सा डिफरेंट कलर से कर देता हूं. ये जो आप देख रहे हैं, ये ओके, ये जो पोर्शन है ये वाला, इसको हम कहते हैं ग्रेन. ये सिंगल क्रिस्टल है. ओके, और ये जो बाउंड्री है इसको हम कहते हैं ग्रेन बाउंड्री. तो ये जो ग्रेन है वो एक सिंगल क्रिस्टल है, और जो ग्रेन बाउंड्री है वो अमोर्फस है. ग्रेन क्या है? क्रिस्टल है. और ग्रेन बाउंड्री क्या है? जो वॉल है, वॉल, दो ग्रेन के बीच का वॉल, उसको कहते हैं ग्रेन बाउंड्री. तो क्या कहते हैं? ग्रेन बाउंड्री. वो क्या है? अमोर्फस है, क्योंकि वहां पर पीरियोडिसिटी ब्रेक हो गई है. ओके, तो जो पॉलीक्रिस्टलाइन मटेरियल होता है उसमें क्या होता है? ग्रेन, और दो ग्रेन किससे सेपरेटेड होती है? ग्रेन बाउंड्री से. तो ग्रेन क्या है? क्रिस्टल, और ग्रेन बाउंड्री क्या है? अमोर्फस. तो क्या हुआ? ये बहुत सारे सिंगल क्रिस्टल्स का एग्रीगेट है, कॉम्बिनेशन है. ठीक है, तो कैसे होगा? क्रिस्टल एक तरीके से क्या होगा? क्रिस्टल, अमोर्फस, क्रिस्टल, अमोर्फस, क्रिस्टल, अमोर्फस, लाइक दिस. ओके, बट किसका साइज बड़ा होगा? ग्रेन बाउंड्री का या ग्रेन का? अब उसको क्रिस्टल जो कह रहे हैं, पॉली क्रिस्टल कह रहे हैं ना. पॉली मतलब बहुत सारे. ओके, तो जो ये होगा, तो ग्रेन का साइज ग्रेन बाउंड्री से बहुत बड़ा होगा. ग्रेन वुड बी मच मच लार्जर देन ग्रेन बाउंड्री. इसलिए हम उसको क्या कहेंगे? हम उसको क्रिस्टलाइन ट्रीट करेंगे या अमोर्फस? हम उसको क्रिस्टलाइन ट्रीट करेंगे. ओके, ठीक है ना. तो ये क्या है? इसमें कहीं कहीं कोई ब्रेकेज नहीं होगी बीच में, अमोर्फिसिटी नहीं आएगी. इसमें क्या होगी? बीच बीच में अमोर्फिसिटी आएगी, ब्रेकेज होंगे, रैंडम अरेंजमेंट होंगे बीच बीच. ओके, तो ये है पॉलीक्रिस्टल और सिंगल क्रिस्टल. ओके, इसका एग्जांपल कौन है? ठीक है, तो डायमंड इज बेस्ट एग्जांपल ऑफ दिस सिंगल क्रिस्टल. डायमंड, क्वार्ट्ज, एटसेट्रा. ओके, इसके एग्जांपल कौन है? जितनी भी मेटल्स है ना, ठीक है, मेटल्स कौन कौन? गोल्ड हो गया, सिल्वर हो गया, कॉपर हो गया, ठीक है, ठीक है, एल्यूमिनियम हो गया. ये सब क्या है? इसके एग्जांपल्स है. तो नेचर में जो मटेरियल पाए जाते हैं, नेचुरल मटेरियल, वो किस फेज में होते हैं? ठीक है, अगर आप डायमंड निकालोगे अर्थ में से, तो किस फेज में पाया जाएगा? सिंगल क्रिस्टल की फॉर्म में या पॉलीक्रिस्टल की फॉर्म में? इट वुड बी इन द फॉर्म ऑफ सिंगल क्रिस्टल. डायमंड अगर निकालोगे तो वो सिंगल क्रिस्टल की फॉर्म में निकलेगा अर्थ में. बाकी सब मेटल्स निकालोगे, गोल्ड, सिल्वर, कॉपर, एटसेट्रा, वो किसकी फॉर्म में निकलेगा? वो निकलेगा आपको पॉलीक्रिस्टल की फॉर्म में. समझ गए? ठीक है, कार्बन का ही अदर फॉर्म होता है ना, कौन? ग्रेफाइट. ओके, वो किस फॉर्म में निकलेगा? ठीक है, वो आपका सिंगल क्रिस्टल की फॉर्म में नहीं निकलेगा. ठीक है, पॉलीक्रिस्टल की फॉर्म में निकलेगा. ठीक है, तो ये है. तो इसका अरेंजमेंट थ्रो आउट, नो ब्रेकेज. मतलब एक पीस उठाओगे डायमंड का, तो उसमें कहीं भी कोई मतलब ब्रेकेज नहीं होगी. ओके, इसमें क्या है? बीच बीच में क्या होगा? क्रिस्टलिटी टूटेगी बीच बीच में. ओके, तो उसको पॉलीक्रिस्टल कहेंगे. ठीक है, तो हमारा फोकस किसके ऊपर रहेगा? मैटर, मैटर में सॉलिड, और सॉलिड में भी कौन सा सॉलिड? क्रिस्टलाइन सॉलिड. तो हमारा जो सारा पूरा सॉलिड स्टेट फिजिक्स है वो इस पर बेस्ड है, क्रिस्टलाइन पर. ओके, तो क्रिस्टलाइन की क्या प्रॉपर्टी है? क्रिस्टलाइन की प्रॉपर्टी है कि उसमें जो एटम्स हैं वो पीरियोडिकली अरेंज. ओके, तो हमारा यहाँ पर मेरा क्वेश्चन है, यहाँ प्रॉपर्टीज ऑफ क्रिस्टल्स आर डिटरमाइंड बाय अरेंजमेंट ऑफ एटम्स. हम कह रहे हैं यहाँ पर ये एटम्स जो है एक सर्टेन, ठीक है, एक सर्टेन
मैनर में अरेंज है, एक सर्टेन मैनर में अरेंज है, तो क्या पीरियोडिसिटी यानी कि अरेंजमेंट ऑफ एटम, ठीक है, उनकी फिजिकल प्रॉपर्टीज को अफेक्ट करता है? आंसर इज यस। इसमें कौन सा एटम है? डायमंड। डायमंड इज वन ऑफ द फॉर्म ऑफ कार्बन। तो डायमंड किससे बना होता है? कार्बन एटम, ठीक है। ग्रेफाइट किससे बना होता है? सेम कार्बन एटम से, ओके। बट इन कार्बन एटम का अरेंजमेंट डायमंड में इस तरह होता है और ग्रेफाइट में इस तरह होता है। तो अगर आप अरेंजमेंट को देखें ध्यान से, तो ये जो है ये कार्बन एटम है, ये ग्रेफाइट का अरेंजमेंट है, ओके। तो ग्रेफाइट के अंदर जो हर एक कार्बन एटम है वो कितने से सराउंडेड है? इफ यू क्लोजली लुक एट दिस, तो ये एक इससे कनेक्ट है 1, एक इससे कनेक्ट है 2, एक इससे कनेक्ट है 3, एक इससे कनेक्ट है 4। तो ये जो कार्बन एटम मैंने यहाँ पर रेड में कर दिया है, ये वाला, ठीक है, वो कितना कोऑर्डिनेशन नंबर रखता है? तो यहाँ पर कोऑर्डिनेशन नंबर क्या है? कोऑर्डिनेशन नंबर का मतलब आप जानते होंगे, कोऑर्डिनेशन नंबर, ठीक है, या इसका दूसरा नाम है नंबर ऑफ नियरेस्ट नेबर्स। कितना है यहाँ? 4 है या 3 है? 4। देयर आर 4 एटम्स, ठीक है, जिनसे वो कनेक्ट करता है, ओके। इफ यू लुक एट दिस डायग्राम ऑन दिस साइड, यहाँ कोऑर्डिनेशन नंबर कितना है? यहाँ आप देख सकते हैं, अगर कोई भी एक कार्बन एटम ले लो, कोई भी, मान लिया आपने ये वाला उठाया, ओके, तो ये कितने से कनेक्टेड है? इट इज कनेक्टेड टू 1, ये गया, एक यहाँ गया, एक इधर गया और एक इधर। तो यहाँ कोऑर्डिनेशन नंबर 3 है, ओके। ये क्या है? ये एक ग्राफीन शीट है, ग्राफीन शीट। अकेला अकेला काउंट करोगे तो ये ग्राफीन शीट है, ये भी एक ग्राफीन शीट है। अकेला अकेला क्या काउंट होगा? एक एक शीट, ओके, ग्राफीन, ओके। ये जो है, ये कौन सी बॉन्डिंग है इनके बीच में? इनके बीच में है वंडरवाल बॉन्डिंग। ये जो शीट है इनके बीच में कौन सी बॉन्डिंग है? वंडरवाल बॉन्डिंग, ओके। ये वंडरवाल बॉन्डिंग है, ठीक है। तो इस वंडरवाल बॉन्डिंग की वजह से इस लेयर का कोई भी कार्बन एटम, इस लेयर का कोई भी कार्बन एटम इस लेयर के किसी भी कार्बन एटम से कोई बॉन्डिंग मतलब शेयरिंग या ट्रांसफर ऑफ इलेक्ट्रॉन नहीं करेगा। आप जान रहे हैं यहाँ पर क्या कर रहा है? यहाँ पर कौन सी बॉन्डिंग है? व्हाट इज दिस बॉन्डिंग? ये जो बॉन्डिंग हुई है इनके बीच में, कौन सी बॉन्डिंग है? इट इज कोवेलेंट बॉन्डिंग। आप इतना तो जानते ही होंगे। यहाँ पर क्या हो रहा है? शेयरिंग हो रही है, ट्रांसफर हो रहा है? कार्बन एटम्स में आपस में शेयरिंग हो रही है इलेक्ट्रॉन की या ट्रांसफर हो रहा है? इट इज शेयरिंग, है ना। यहाँ पर क्या हो रहा है? यहाँ ग्राफीन शीट में आप देख रहे हैं ना, एक किससे कनेक्टेड है? हर एक एटम किससे कनेक्टेड है? ईच एटम इज कनेक्टेड टू, ठीक है, नियर बाय कार्बन एटम। तो यहाँ पर शेयरिंग हो रही है या ट्रांसफर हो रहा है? ठीक है, यहाँ पर भी क्या हो रही है? शेयरिंग, ठीक है। तो दोनों जगह क्या हो रही है? शेयरिंग। पर यहाँ कितने से शेयरिंग हो रही है? 3 से, ओके। और यहाँ कितने से शेयरिंग हो रही है? 4 से। तो यहाँ कोऑर्डिनेशन नंबर कितना है? 4। और यहाँ कितना है? 3, ओके। क्या इनमें आपस में शेयरिंग हो रही है? इनमें मतलब अपर लेयर, अगर मैं कहता हूँ ये 1 लेयर है और ये 2 लेयर है और ये 3 लेयर है, तो क्या 1 लेयर के कार्बन एटम 2 लेयर के कार्बन एटम्स में शेयरिंग करेंगे? क्या 1 लेयर के कार्बन एटम्स 2 लेयर के कार्बन एटम्स से शेयरिंग करेंगे? आंसर इज नो, ठीक है। 1 और 2 के आपस में नहीं करेंगे, 2 या 3 के आपस में नहीं करेंगे। 1 के विद इन करेगा या नहीं? यस, विद इन कितना करेगा? 3 से करेगा, ओके। तो कोऑर्डिनेशन नंबर कितना है? 3, क्लियर। अच्छा, अब कार्बन जो होता है उसका एटॉमिक नंबर कितना होता है? 6। क्या कॉन्फ़िगरेशन होगा? ओके, मतलब 6 या ऐसे लिख लो, अभी ऐसे लिख लो, 2 4। कितने वैलेंस इलेक्ट्रॉन्स है इसके पास? ये क्या है? वैलेंस इलेक्ट्रॉन्स, दीज आर वैलेंस इलेक्ट्रॉन्स, ओके। तो ये जो वैलेंस इलेक्ट्रॉन्स है इसके पास, ये बॉन्डिंग फॉर्मेशन में काम आएंगे या नहीं? तो जो कार्बन एटम है 4 नियर बाय कार्बन एटम से इन 4 इलेक्ट्रॉन का यूज करके बॉन्ड बना लेगा, ओके। तो बॉन्ड बनाने के बाद पर कार्बन एटम कितने इलेक्ट्रॉन्स फ्री होंगे? ठीक है, कार्बन एटम जब हर एक 4 नियर बाय कार्बन एटम से बॉन्ड फॉर्मेशन कर लेगा तो नो इलेक्ट्रॉन, नो फ्री इलेक्ट्रॉन पर कार्बन एटम आफ्टर बॉन्डिंग, नो फ्री इलेक्ट्रॉन पर कार्बन एटम आफ्टर बॉन्डिंग। तो ये कैसे एक्ट करेगा? डायमंड वुड एक्ट एज, बोलो,
इलेक्ट्रिकल इंसुलेटर या इलेक्ट्रिक इंसुलेटर। इट वुड एक्ट एज एन इलेक्ट्रिकल इंसुलेटर। इस पर आइए, ग्रेफाइट में 3 ही यूज होंगे इलेक्ट्रॉन, ठीक है। तो पर कार्बन एटम इलेक्ट्रॉन वुड बी फ्री, तो पर कार्बन एटम क्या होगा, ठीक है, 1 इलेक्ट्रॉन पर कार्बन एटम, 1 इलेक्ट्रॉन इज फ्री, 1 इलेक्ट्रॉन इज फ्री। इसलिए क्या होगा, ये कैसे एक्ट करेगा, इलेक्ट्रिक कंडक्टर। कंडक्टर। तो आप देख सकते हैं क्या दोनों की प्रॉपर्टीज अलग है, ओके। एक इंसुलेटर की तरह एक्ट कर रहा है, एक कंडक्टर की तरह एक्ट कर रहा है। किसकी वजह से, अरेंजमेंट ऑफ एटम की वजह से, या एटम ही चेंज होने की वजह से, एटम आर सेम बट उनके अरेंजमेंट क्या है, अलग है। तो अरेंजमेंट बदलने से फिजिकल प्रॉपर्टीज बदल जाती है, ये बात ध्यान दीजिए। हम सेम टाइप के एटम्स को एक तरीके से अरेंज करें, ऐसे अरेंज करें, उन्हीं एटम्स को हम ऐसे अरेंज करें, तो उसकी जो प्रॉपर्टी होगी, बल्क प्रॉपर्टी होगी, ठीक है, वो अलग आएंगी, ठीक है। आप देख सकते हैं इलेक्ट्रिकल प्रॉपर्टीज अलग है इनकी और इनकी, ओके, ठीक है। अगर थर्मल प्रॉपर्टीज की बात करें, ये तो इलेक्ट्रिकल प्रॉपर्टीज की बात हुई, थर्मल प्रॉपर्टीज भी अलग है। ये थर्मल कैसे बिहेव करता है, अगर आप ग्रेफाइट को देखो तो वो थर्मल इंसुलेटर होता है, और डायमंड क्या होता है, थर्मल कंडक्टर होता है, ठीक है। वो बात मैं बाद में करूंगा, बट इतना इससे पता लगता है क्या, सेम एटम रखते हुए भी अगर हम उनका अरेंजमेंट बदल दें तो फिजिकल प्रॉपर्टीज बदल जाती है, ओके। ये मेरा मोटिव था यहाँ पर बताना, ओके। तो इसका मतलब क्या हुआ, अगर हम सेम एटम रखते हुए अरेंजमेंट बदल दें तो फिजिकल प्रॉपर्टीज चेंज हो जाएंगी। इसलिए हम यहाँ पर, ठीक है, क्या पढ़ेंगे, सबसे पहले हम सबसे पहले पढ़ेंगे क्रिस्टल स्ट्रक्चर, ठीक है। क्योंकि हम देख सकते हैं क्या, कि जो फिजिकल प्रॉपर्टीज ऑफ सॉलिड्स हैं वो स्ट्रक्चर पर भी डिपेंड करती है। तो सबसे पहले हम पढ़ेंगे क्रिस्टल स्ट्रक्चर, ओके। तो क्रिस्टलोग्राफी में सबसे पहले हम पढ़ते हैं क्रिस्टल स्ट्रक्चर, ओके। अब क्रिस्टल स्ट्रक्चर को डिफाइन करने के लिए, ठीक है, आई नीड टू हैव सर्टेन नोमेनक्लेचर। तो सबसे पहले जो हमारा वर्ड है वो है लैटिस, ओके। तो व्हाट इज लैटिस, लैटिस, लैटिस इज, इट इज set periodic, set of periodic imaginary points in the space. It is set of periodic imaginary points in the space, okay। मतलब स्पेस में हम क्या मानते हैं, इमेजिनरी पॉइंट, और वो कैसे होनी चाहिए, पीरियोडिक। तो ये क्या शो करता है यहाँ पर, इट शोज अ लैटिस। लैटिस वर्ड क्या है, लैटिस, ठीक है, एक इमेजिनेशन है, एक मैथमेटिकल कंसेप्ट है, ओके। एक इमेजिनेशन है, एक मैथमेटिकल कंसेप्ट है, जिसमें हम क्या कहते हैं कि ये जो एटम्स नहीं, पॉइंट, ठीक है, ये क्या है, पॉइंट, imaginary point, but are they periodic or non-periodic? They must be periodic. Okay, so it is set of periodic imaginary points in the space. Okay, हो गया इतना। अब इस पूरे को हम क्या कहेंगे, ये पूरा कॉम्बिनेशन कहलाएगा लैटिस, और हर एक ये जो डॉट आप देख रहे हैं वो क्या कहलाएगा, each this would be considered as lattice point। पूरा तो कहलाएगा लैटिस, बट हर एक पॉइंट क्या कहलाएगा, लैटिस पॉइंट, ओके। तो इट इज अ मैथमेटिकल कंसेप्ट, ये सिर्फ इमेजिनेशन है, it is a mathematical concept, mathematical concept, okay। अब इसमें हम क्या जोड़ते हैं आगे, we add basis, क्या ऐड करते हैं हम इसमें, बेसिस। थोड़ा क्लोज कर देते हैं,
ये एक मैथमेटिकल कंसेप्ट है। ओके, बेसिस, बेसिस क्या है? तो लैटिस प्लस बेसिस, बेसिस में डिफाइन करेंगे। बेसिस it is an atom or group of atoms। बेसिस का दूसरा नाम मोटिफ भी है, बेसिस और मोटिफ। ओके, क्या है? बेसिस इज एन एटम, या तो एक अकेला एटम है या एटम्स का ग्रुप, ग्रुप ऑफ एटम्स। ठीक है, एटम्स का ग्रुप है, या तो एक अकेला एटम है या बहुत सारे एटम्स का ग्रुप है। ओके, अब हम क्या कर रहे हैं, हर एक लैटिस पॉइंट पर बेसिस अटैच करेंगे। ओके, हर एक लैटिस पॉइंट पर हम क्या करेंगे, बेसिस अटैच करेंगे। ओके, तो क्या होगा, हम कह रहे हैं लैटिस पॉइंट क्या है? लैटिस पॉइंट पीरियोडिक है। भाई लैटिस पॉइंट क्या है? पीरियोडिक है, तभी तो लैटिस बन रहा है। लैटिस पॉइंट पीरियोडिक है, उस पर हम बेसिस रख देते हैं, एक एटम रख देते हैं या दो एटम रख देते हैं। तो वो जो एटम होंगे दे विल आल्सो बिकम पीरियोडिक और दे विल बिकम नॉन पीरियोडिक, दे विल आल्सो बिकम पीरियोडिक। ओके, जब लैटिस पॉइंट पीरियोडिक है खुद और उन पर रखे जाएंगे जब एटम, तो वो भी क्या होंगे, पीरियोडिक होंगे, नॉन पीरियोडिक, दे विल आल्सो बी पीरियोडिक। ओके, अब ये जो बेसिस है, ओके, ये फिजिकल है, नॉन फिजिकल है, ये मैथमेटिकल है या फिजिकल है? इट इज फिजिकल, इट इज फिजिकल, इट इज नॉट मैथमेटिकल कंसेप्ट, इट इज फिजिकल कंसेप्ट। ओके, अब हमने बेसिस अटैच कर दिया इसके साथ। ठीक है, तो इसका मतलब एटम्स ऐसे हो गए, हर एक लैटिस पॉइंट पर कितने कितने एटम रखे, कितने एटम है? ये दो एटम है। ओके, तो दीज आर टू एटम्स प्लेस्ड ऑन ईच लैटिस पॉइंट। ठीक है, तो ये क्या बन गया, अब ये बन गया क्रिस्टल। हम क्या कर रहे हैं मैथमेटिकली, लैटिस प्लस बेसिस इक्वल्स टू व्हाट, क्रिस्टल स्ट्रक्चर। ओके, क्रिस्टल स्ट्रक्चर। तो क्रिस्टल जो है, ठीक है, वो फिजिकल है, मतलब उसको छूकर आप बता सकते हैं या नहीं? वो मैथमेटिकल है, एक इमेजिनेशन है, या आप उसको छूकर बता सकते हैं, टच करके बता सकते हैं कि हाँ भाई ये है, समथिंग इज देयर। ओके, तो वो क्या है, क्रिस्टल क्या है, एक फिजिकल कंसेप्ट है, वो फिजिकल है। ओके, तो आप देख सकते हैं इसको क्रिस्टल क्यों कॉल कर रहे हैं, व्हाई वी आर कॉलिंग इट क्रिस्टल। क्रिस्टल क्यों कॉल कर रहे हैं इसको, क्योंकि यहाँ पर क्रिस्टल की डेफिनेशन क्या थी, पीछे जाओ एंटी, व्हाट वाज द डेफिनेशन ऑफ क्रिस्टल? क्रिस्टल का डेफिनेशन था क्या, इट शुड बी पीरियोडिक अरेंजमेंट ऑफ एटम्स और पॉइंट, पीरियोडिक अरेंजमेंट ऑफ एटम्स। ओके, तो वही हुआ है यहाँ पर, तो ये क्रिस्टल है। तो क्या डिफरेंस है लैटिस में और क्रिस्टल में? लैटिस में इमेजिनरी पॉइंट्स होते हैं और क्रिस्टल में एटम्स होते हैं, तो दोनों अलग अलग बातें हैं, मिक्स मत करना उनको। लैटिस एंड क्रिस्टल, देयर आर टू डिफरेंट थिंग्स, डोंट मिक्स देम। ओके, यस। तो यहाँ पर बेसिस जो थी वो कितने एटम्स की थी, टू एटम्स। इसको हम क्या कहेंगे, डायटोमिक बेसिस या मोनोएटोमिक बेसिस? इट इज डायटोमिक बेसिस, इट इज डायटोमिक बेसिस, दो एटम्स की बेसिस डायटोमिक बेसिस। ओके, अब जब आप इस पर हर एक लैटिस पॉइंट पर एक बेसिस अटैच करेंगे, ओके, हर एक लैटिस पॉइंट पर दो दो एटम रखेंगे, तो जो एटम है, ओके, वो कैसे रखेंगे? आप येलो वाले एटम को लैटिस पॉइंट पर रखेंगे या ग्रीन वाले को रखेंगे या दोनों के बीच में लैटिस पॉइंट पर रखेंगे? बोलिए, यहाँ दो है ना और यहाँ लैटिस पॉइंट एक है, तो आप येलो वाले एटम को लैटिस पॉइंट पर रखोगे या ग्रीन वाले को रखोगे या लैटिस पॉइंट के इनके बीच में रखोगे लैटिस पॉइंट को, यहाँ कैसे करोगे? ओके, कैसे करोगे? अरे भाई एक एक होता तो एक एक के ऊपर एक एक रखते चले जाते। अब यहाँ दो है, तो हम येलो वाले पर लैटिस पॉइंट मानेंगे, ग्रीन वाले पर लैटिस पॉइंट मानेंगे, या किसी पर भी मान सकते। ओके, तो ध्यान दीजिए, जब भी बेसिस एक से ज्यादा एटम की होगी तो कंफ्यूज होने की बिल्कुल भी जरूरत नहीं है। ओके, आप किसी भी एटम के सेंटर पर लैटिस पॉइंट मान सकते हो। ओके, तो थ्रू आउट वैसे ही रखेंगे, क्योंकि यहाँ आप यहाँ दो हैं तो आप कह सकते हो बीच में रख देंगे, भाई चलो ठीक है चल जाएगा काम। बट अगर कहीं 100 एटम हुए तो सबके बीच में तो नहीं रखा जा सकता लैटिस पॉइंट, दो है तो बीच में रख सकते हो, अगर 100 है तो 100 है तो क्या होगा, इफ देयर आर 100 एटम्स देन यू कैन नॉट पुट लैटिस पॉइंट इन बिटवीन 100। ओके, इसलिए मैं क्या कह रहा हूँ, व्हाट आई एम सेइंग इज either assume the lattice point at the center of the green one or the yellow one, किसी एक पर मान लो, किसी एक के सेंटर पर मान लो, या तो ग्रीन के पर या येलो के पर, बट थ्रू आउट ऐसे ही मानना है। ऐसा नहीं करना कि अभी यहाँ एक बार में यहाँ मान लिया, अगली बार में यहाँ मान लिया, नहीं, जो करना है वो पूरे नहीं करना। ओके, तो मैं यहाँ पर ये मान सकता हूँ कि लैटिस पॉइंट कहाँ है, वेयर इज द लैटिस पॉइंट, ठीक है, वेयर इज द लैटिस पॉइंट, ठीक है, लैटिस पॉइंट लेट्स से बिलोंगिंग हियर। ओके, let's say lattice point is belonging at the center of the green one. ग्रीन के सेंटर पर बिलोंग कर रहा है लैटिस पॉइंट।
तो अब आपको पीरियोडिक दिख रहा है नहीं दिख रहा है? इज इट लुकिंग पीरियोडिक और नॉट? ब्लैक डॉट्स आर लुकिंग पीरियोडिक? आंसर इज यस। आप चाहे येलो पर मानते तो भी पीरियोडिक लगता हो, तो किसी एक पर मान लेंगे जो आपकी कन्वीनियंस है, उस पर मान लो, मर्जी आपकी। मुझे ग्रीन बड़ा लग रहा था तो मैंने कन्वीनियंटली उसको बड़े वाले के सेंटर पर लैटिस पॉइंट को मान लिया। ओके, तो आइदर कंसीडर एट द सेंटर ऑफ येलो वन और ग्रीन वन। ओके, तो अब ये देख सकते हैं इसी में अगर आपसे बोलता है एग्जामिनर क्रिस्टल स्ट्रक्चर बताओ, क्रिस्टल स्ट्रक्चर। ओके, तो वो क्या होगा? येलो ग्रीन येलो ग्रीन येलो ग्रीन का कॉम्बिनेशन होगा। ओके, येलो ग्रीन, ये तो क्रिस्टल को दिखा रहा है। अगर आप यहीं पर लैटिस देखना चाहते हो, आप यहीं पर अगर लैटिस देखना चाहते हो तो क्या होगा? ये जो ब्लैक डॉट्स है ना, वो किसको शो करेंगे, लैटिस को या क्रिस्टल को? ब्लैक डॉट्स विल शो द लैटिस, ब्लैक डॉट्स विल शो लैटिस। ओके, where yellow and green will show crystal structure। ठीक है, it will show crystal structure। ठीक है, तो लैटिस में और क्रिस्टल स्ट्रक्चर में क्लियर डिफरेंस आपको पता होना चाहिए, क्लियर डिफरेंस आपको पता होना चाहिए। okay? तो ये कैसी है बेसिस की? डायटोमिक। अच्छा, ये आ गया है तो इसकी तरफ नहीं है, तो ये कैसी बेसिस है? ये फिर से लैटिस आ गया, बेसिस आ गया, क्रिस्टल स्ट्रक्चर फॉर्म हो गया। कैसी बेसिस है? ट्राइटोमिक। So there could be 100 of atoms in the basis, 1000 of atoms in the base। कितने भी एटम्स हो सकते हैं बेसिस। ओके, तो ये आप देख सकते हैं कि ये क्रिस्टल स्ट्रक्चर फॉर्म हो गया ट्राइटोमिक बेसिस का। ओके, तो हर एक लैटिस पॉइंट से जितने भी एटम्स हम अटैच करेंगे एक लैटिस पॉइंट से, उसी को हम क्या कहते हैं? बेसिस। ये बेसिस। तो ये डायटोमिक बेसिस के लिए, ये ट्राइटोमिक बेसिस के लिए। ओके, अब मैं आता हूं, तो आपने कितनी चीजें पढ़ ली? लैटिस का डेफिनेशन पढ़ लिया, बेसिस का पढ़ लिया, क्रिस्टल स्ट्रक्चर पढ़ लिया। तो लैटिस में क्रिस्टल स्ट्रक्चर में फर्क है, बात ध्यान दीजिए। ये क्रिस्टल स्ट्रक्चर है, ये फिजिकल कंसेप्ट है क्योंकि एटम रखता है। तो जब भी एटम्स की बात होगी तो क्रिस्टल की बात होगी, जब भी लैटिस पॉइंट्स की बात होगी यानी कि इमेजिनरी पॉइंट्स की बात होगी तो लैटिस की बात होगी। दोनों अलग अलग चीजें हैं। ओके, ये नाउ द यूनिट सेल। यूनिट सेल क्या है? यूनिट सेल का डेफिनेशन क्या है? ठीक है, इट इज द स्मॉलेस्ट यूनिट ऑफ द लैटिस और क्रिस्टल। इट इज द स्मॉलेस्ट unit of lattice or crystal, ठीक है, which on continuous repetition can generate the entire lattice or स्मॉलेस्ट यूनिट ऑफ द लैटिस, या तो लैटिस की स्मॉलेस्ट यूनिट है या क्रिस्टल की स्मॉलेस्ट यूनिट है, व्हिच ऑन कंटीन्यूअस रिपीटेशन कैन जनरेट द एंटायर लैटिस और। ठीक है, तो ये लैटिस में भी हो सकती है यूनिट सेल और क्रिस्टल में भी हो सकती है, ध्यान दीजिएगा इस बात। ओके, अगर यूनिट सेल लैटिस में होगी तो लैटिस पॉइंट रखेगी, और अगर यूनिट सेल क्रिस्टल में होगी तो एटम रखेगी। ओके, ये हो गया। अच्छा, मान लिया ये कोई क्रिस्टल है, दिस इज अ क्रिस्टल, ये क्रिस्टल दिखाया हुआ है मान लिया आपको। हमें इस क्रिस्टल का वो छोटे से छोटा यूनिट लेना है, वो छोटे से छोटा यूनिट लेना है जिसके रिपीट करने से पूरा क्रिस्टल बन जाए, ओके, तो ये है। तो आप देख सकते हैं ये क्या है? ये जो यहाँ पर देख रहे हैं आप, ये पूरा तो क्रिस्टल है, पूरा का पूरा तो क्रिस्टल है, बट ये जो शेडेड पोर्शन है वो क्या है? वो यूनिट सेल है। शेडेड पोर्शन क्या है? यूनिट सेल। ओके, ये हो गया। अब यहां पर मैं आपको बताता हूं डेफिनेशन ऑफ यूनिट सेल। दो तरह की होती है, एक होती है प्रिमिटिव, एक होती है नॉन प्रिमिटिव। यूनिट सेल्स आर ऑफ टू टाइप्स, वन इज प्रिमिटिव, अदर इज नॉन प्रिमिटिव। तो क्या डिफरेंस है इन दोनों के बीच में? जो प्रिमिटिव नॉन प्रिमिटिव का डिफरेंस है वो लैटिस पॉइंट के आधार पर पता लगता है, ऑन द बेसिस ऑफ लैटिस पॉइंट। प्रिमिटिव इफेक्टिव नंबर ऑफ लैटिस पॉइंट, इफेक्टिव नंबर ऑफ लैटिस पॉइंट इक्वल टू 1। ऐसा यूनिट सेल जिसके पास क्या हो? इफेक्टिव लैटिस पॉइंट, ठीक है, क्या हो? 1 हो, इफेक्टिव लैटिस पॉइंट 1 हो। नॉन प्रिमिटिव, ठीक है, इफेक्टिव नंबर ऑफ लैटिस पॉइंट
पॉइंट्स, ठीक है, ग्रेटर देन 1, ठीक है। नॉन प्रिमिटिव इफेक्टिव नंबर ऑफ लैटिस पॉइंट मोर देन 1, प्रिमिटिव इफेक्टिव नंबर ऑफ लैटिस पॉइंट 1। एटम की बात नहीं कर रहा हूं मैं, लैटिस पॉइंट की बात कर रहा हूं मैं, एटम की बात नहीं कर रहा हूं, ठीक है, ठीक है। अगर ये लैटिस है, अगर ये लैटिस है, ये पूरा का पूरा लैटिस है, वो कितना डी लैटिस है? अगर ये 3D लैटिस है, ओके, तो प्रिमिटिव, ये जो लैटिस पॉइंट है, ये वाला लैटिस पॉइंट, ओके, उसका कितना हिस्सा आएगा कॉर्नर वाले का? कॉर्नर वाले का कितना हिस्सा यूनिट सेल के अंदर आएगा? कॉर्नर वाले का 1/8 आएगा, तो कितना इफेक्टिव लैटिस पॉइंट आएगा इसके पास? ये लैटिस पॉइंट है, ध्यान दीजिए। मैं प्रिमिटिव या नॉन प्रिमिटिव का डेफिनेशन किसके आधार पर दे सकता हूं? ऑन द बेसिस ऑफ लैटिस पॉइंट, नॉट ऑन द बेसिस ऑफ एटम्स, ठीक है। तो एक लैटिस पॉइंट आया 1, ठीक है, जबकि इसमें कितने आएंगे? कॉर्नर का कंट्रीब्यूशन कितना होगा? ओके, और सेंटर का पूरा होगा फुल। इस वाले का कंट्रीब्यूशन कितना होगा? फुल, पूरा का पूरा इसके अंदर है। कितने हो गए? 2। तो इसमें लैटिस पॉइंट 1 हुआ तो प्रिमिटिव है, इसमें लैटिस पॉइंट 2 हुए तो ये क्या है? इट इज नॉन प्रिमिटिव। क्लियर? तो क्या डेफिनेशन हुआ यूनिट सेल का? यूनिट सेल तो वो छोटी से छोटी यूनिट है जिसके रिपीटेशन से क्रिस्टल या लैटिस बन सकता है। क्लियर? जैसे कैसे डिफाइन करेंगे? जैसे वॉल है, वॉल जो है किससे बना है? क्या छोटी से छोटी यूनिट है जिसको हम, मतलब वॉल को जिसमें हम ब्रेक कर सकते हैं? वी कैन ब्रेक द वॉल इनटू ब्रिक्स। क्या कह सकते हैं? वॉल जो है किससे मिलकर बना है? ब्रिक से। तो छोटे से छोटा यूनिट क्या हुआ? ब्रिक। ब्रिक इज स्मॉलेस्ट यूनिट, ठीक है। ब्रिक इज द स्मॉलेस्ट यूनिट, ओके। तो यूनिट सेल की तरह कौन काम करेगा? ब्रिक। और वॉल की तरह काम करेगा? वॉल विल एक्ट एज द लैटिस और द या क्रिस्टल की तरह काम करेगा, ठीक है ना? तो इस तरह हम देख सकते हैं, ठीक है। तो प्रिमिटिव का डेफिनेशन क्या है? इफेक्टिव नंबर ऑफ लैटिस पॉइंट 1 तो प्रिमिटिव, मोर देन 1 तो नॉन प्रिमिटिव। एक से कम लैटिस पॉइंट नहीं हो सकता, एक से कम पर आप यूनिट सेल नहीं बना सकते। अगर लैटिस पॉइंट 1 से कम है तो आप यूनिट सेल नहीं कंस्ट्रक्ट कर सकते। आई होप इट इज क्लियर, ठीक है। गो बैक एंड सी, ठीक है। अब ये देखो जरा, यहां पर मैं प्रिमिटिव सेल कंस्ट्रक्ट करना चाहता हूं, तो मैं जरा दिखा देता हूं आपको। आई एम शोइंग इट थ्रू रेड कलर। एक मैंने ऐसे कंस्ट्रक्ट किया, सॉरी, एक यूनिट सेल मैंने ऐसे बनाया, इसको मैं बोल रहा हूं नंबर 1 नंबर। एक मैंने ऐसे कंस्ट्रक्ट किया, नंबर 2, ओके। तो कौन सा प्रिमिटिव है, कौन सा नॉन प्रिमिटिव है? अब देखिए जरा, ध्यान दीजिए, ट्राई टू अंडरस्टैंड माय पॉइंट। इसी वन को मैंने लैटिस, भाई प्रिमिटिव नॉन प्रिमिटिव का डेफिनेशन लैटिस से आता है, ना कि क्रिस्टल से, ना कि एटम से, ठीक है। इसी को मैं वहां दिखा रहा हूं, यहां जाकर। तो मैं कैसे दिखाऊंगा इसको यहां जाकर? मैंने कहा था ना कि आई कैन, मैंने कहा था ना कि ये जो लैटिस पॉइंट है मैं किस पर दिखा रहा हूं? आई एम शोइंग द लैटिस पॉइंट्स ऑन द ग्रीन वंस। ये जो 1 है यहां, ये है जो लैटिस में 1 ये था ना, वो क्रिस्टल में कैसे बना आकर? जैसे ना, आई होप यू अंडरस्टैंड। और इसमें कैसे बना? 2 कैसे बना? 2 बना ऐसे, ये 2 है। मतलब लैटिस में 1 ऐसे है, 2 ऐसे है, तो वही क्रिस्टल में ऐसे है और ऐसे। क्लियर? अब बताओ जरा, कौन प्रिमिटिव है? 1 क्या है? प्रिमिटिव नॉन प्रिमिटिव? प्रिमिटिव कैसे पता है प्रिमिटिव है? कोडर्स पे एटम्स है ना, एटम नहीं है, फिर वही बात, लैटिस पॉइंट्स। लैटिस पॉइंट है, ओके। कितना हिस्सा आएगा एक लैटिस पॉइंट का? 1/4। यहाँ एक लैटिस पॉइंट का कितना हिस्सा आएगा? आप 1/8 नहीं आएगा, ये 2D है, ठीक है। अब ये देखो 1/4 है, तो समझो बात को मेरी। ऐसे होता है डिवीजन 2D में, 2D में डिवीजन ऐसे होता है, ओके। ये कोई लैटिस पॉइंट है, ये लैटिस पॉइंट है, इसको मैं 2D में तोड़ रहा हूं। आई एम ब्रेकिंग दिस इन 2D, ओके। कैन यू टेल मी व्हाट इज दिस एंगल? व्हाट इज दिस एंगल? 90।
ठीक है, तो अगर एंगल 90 है तो इसका हिस्सा कितना आएगा? ये 2D लैटिस पॉइंट है, ये स्फीयर नहीं है, आप बात समझो। 2D लैटिस पॉइंट क्या शेप लेगा? 2D lattice point will take a shape of a disc or will take a shape of a sphere. डिस्क। ओके, जबकि यहाँ क्या है, ये जो दिख रहा है आपको, ये व्हाट इज इट? Sphere. इट इज अ स्फीयर और अ डिस्क? स्फीयर। स्फीयर, ओके, ये डिस्क है। ओके, अब जब ये डिस्क है तो 90 एंगल का मतलब क्या है? कितना हिस्सा? 1/4. 1/4 या 1/8? 1/4। 1/4। तो आप देख सकते हैं ये कितना होगा। कैसे लिखूंगा मैं इस 1/4 हिस्से को? 1/4 हिस्से को मैं लिखूंगा 90 बाय कितना? 360. 1/4 पार्ट है। ओके, क्लियर? तो ऐसा कब पॉसिबल है? क्या ये स्क्वायर है? नहीं, स्क्वायर नहीं है ये ना। तो चारों एंगल 90 होंगे क्या? नो सर। नो। ओके, बट चारों एंगल का सम कितना होगा आप मुझे बताओ? 360। 360। मेरी पॉइंट समझ रहे हो आप? क्या मैं इसको ऐसे लिख सकता हूँ 1/4 into 4 equal to 1? इज दिस करेक्ट और नॉट इस डायग्राम के लिए? करेक्ट। करेक्ट नहीं है ना भाई, टोटल तो करेक्ट है ना, टोटल की बात नहीं कर रहा हूँ मैं कह रहा हूँ क्या मैं इसको 1/4 into 4 लिख सकता हूँ? No. नो। व्हाई नो? कारण समझ रहे हो आप? क्या ये Yes. चारों एंगल 90 90 90 हैं? नो सर। नहीं है ना। अगर 90 90 90 कब होते हैं आप मुझे बताओ? किस शेप के अंदर ये 90 90 90 होते? Square. स्क्वायर होता तो 90 90 90 होते। देन आई कैन राइट 1/4 into 4 equal to 1। क्लियर? यस सर। जैसे स्क्वायर के चारों एंगल का सम 360 होता है, वैसे ही ये वाली जो शेप है इसके चारों एंगल का सम क्या होगा? 360 होगा या नहीं होगा। होगा? बट उसको ऐसे नहीं लिखा जा सकता। तो क्या 1 तो है ना, ठीक है, ये क्या है? इफेक्टिव नंबर ऑफ लैटिस पॉइंट 1 है, इतना पता है, बट ये नहीं पता इंडिविजुअल कितना दे रहा है। बात समझ में आई या नहीं? यस सर। इफेक्टिव नंबर ऑफ लैटिस पॉइंट। ओके, 2 पर आओ। 2 के पास कितने लैटिस पॉइंट्स हैं? 2 इज एनपी, नॉन प्रिमिटिव। इट इज नॉन प्रिमिटिव। नॉन प्रिमिटिव को समटाइम्स एनपी भी लिखते हैं, एनपी। इसके पास कितने? सभी कॉर्नर का मिलाकर इसका 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 और इसका मिलाकर कितना हुआ? 1। सभी कॉर्नर का कितना हुआ? 1 प्लस ये जो है ये वाला ये इसका कितना है? इसका कितना है? 1/2. 1/2। यस, तो 1/2 वाले कितने हैं ऐसे? 4। 4 प्लस 1. ये वाला पूरा है ना? 1। कितने हुए? 1 2 4. 2 4 हो गए ना। तो इसके पास 4 लैटिस पॉइंट है, ठीक है। तो इसका मतलब प्रिमिटिव है नॉन प्रिमिटिव है? Non primitive. ठीक है। अब आ जाओ जरा राइट साइड में। इसको मैं एक काम करता हूँ, मैं इसको अगले पेज पर ले जाता हूँ, अदरवाइज यू विल बी कंफ्यूज्ड। रिवीजन करने में आप कंफ्यूज हो जाओगे, क्योंकि मैं इसको बैक ले आया हूँ। मैं इस स्लाइड को आगे कॉपी कर देता हूँ यहाँ के बाद, और इसको भी आगे ले आता हूँ। ओके, जस्ट अ मिनट, मैं इसमें से ये डिलीट करूंगा। तो ये बताइए, तो ये हो गया। अब इस पर आ जाइए आप। इस वाले में कितने नंबर ऑफ एटम्स हैं? जो 1 है, जो प्रिमिटिव है, उसमें नंबर ऑफ एटम्स कितने हैं? नंबर ऑफ एटम्स बोलिए। 6। इसमें इसमें यहाँ 4 ही तो है। बोलिए, ठीक से करो। टू, देखो कैसे कैसे 2 है। कॉर्नर पर ग्रीन है, सबका मिलाकर कंट्रीब्यूशन कितना है ग्रीन का? 1 ग्रीन है ना, Yes sir. 1. प्लस 1/2. येलो का कितना आएगा? 1/2 करके Yes. 1 येलो। तो कितने आइटम्स हो गए?
2 ना, नंबर ऑफ एटम्स इन प्रिमिटिव सेल आर 2। तो क्या प्रिमिटिव सेल का डेफिनेशन एटम से आता है या लैटिस पॉइंट से आता है? कुछ बात समझ में आई नहीं आई? लैटिस पॉइंट 1 होना चाहिए या एटम्स 1 होना चाहिए? बोलो। लैटिस पॉइंट 1 होना चाहिए। ओके, क्या इसमें नंबर ऑफ एटम्स 1 से ज्यादा हो सकते हैं प्रिमिटिव में? नो सर, वो तो एटम्स 1 से ज्यादा हो सकते हैं प्रिमिटिव में? यस ना? Yes, sir. Yes, sir. तो नंबर ऑफ एटम्स इन द प्रिमिटिव सेल कैन बी मोर देन 1। ओके, ये क्योंकि पीछे मैंने करवा दिया था उस पर, ये यहाँ का पार्ट नहीं है। अब देखिए जरा, क्या मैं ये लिख सकता हूं? ये याद करना पड़ेगा आपको। नंबर ऑफ एटम्स इन प्रिमिटिव सेल कितने होते हैं? 1। ये बात सही है गलत? सही है? स्टेटमेंट सही है गलत? यस सर, 1 हो सकता है, ज्यादा भी हो 1 से ज्यादा भी हो सकता है। ये स्टेटमेंट रॉन्ग है। Yes. नंबर ऑफ एटम्स इन प्रिमिटिव सेल 1 से ज्यादा भी हो सकता है। यहाँ दिख रहा है आपको क्लियरली, ये बात गलत है। अगर मैं लिखता नंबर ऑफ लैटिस पॉइंट्स इन प्रिमिटिव सेल इक्वल टू 1 तो स्टेटमेंट सही होता है गलत? सही अब सही होता है। अभी गलत है ना? हम्म, तो नंबर ऑफ एटम्स इन द प्रिमिटिव सेल, नंबर ऑफ एटम्स इन द बेसिस, ये सही है गलत? उसको लिखते पी से। ये स्टेटमेंट एकदम सही है। जितने एटम बेसिस में होंगे उतने ही एटम्स किसमें होंगे? प्रिमिटिव सेल में। आप देख रहे हैं ये जो बेसिस दिख रही है आपको यहाँ पर, ये बेसिस जो है इसमें क्या है? एक येलो एटम है, एक ग्रीन एटम। ओके, तो जितने एटम प्रिमिटिव सेल में होते हैं उतने एटम बेसिस में होते हैं, पर वो 1 भी हो सकता है, 1 से ज्यादा भी हो सकता है। और अगर आपने यही रट रखा है कि नंबर ऑफ एटम इन प्रिमिटिव सेल इज 1, आंसर इज नो, इट कुड बी मोर देन 1। ठीक है, इस पर जाइए। ये प्रिमिटिव सेल है। मैं म्यूट कर लीजिए, कितना म्यूट है, फिर मैं सबको म्यूट कर दूंगा। दिस इज द प्रिमिटिव सेल। ओके, इसी को अब इधर बनाते हैं, इसी को हम इधर बनाते हैं। प्रिमिटिव, आप बता सकते हैं इसमें कितने नंबर ऑफ एटम्स होंगे? 3 हो गए 3 होंगे या नहीं? होंगे। है ना? बस इतना था है। तो अगर बेसिस में जितने एटम है, अगर 1 है तो प्रिमिटिव सेल में 1 एटम, बेसिस में 2 एटम है तो प्रिमिटिव सेल में 2 एटम, बेसिस में 100 एटम है तो क्या होगा? 100 एटम। ओके, और इसका एक और बहुत अच्छा पहचान है, इसको बाद में करें। जैसे फॉर एग्जांपल, यू हैव सम मॉलिक्यूलर स्ट्रक्चर, ठीक है, देयर इज सम molecular structure. If there is some molecular structure, जैसे BaTiO3, बेरियम टाइटेनेट। बेरियम है इसमें, टाइटेनियम है एंड ऑक्सीजन है। बेरियम टाइटेनेट सुना होगा कहीं तो? ओके, ये मॉलिक्यूलर फार्मूला है बेरियम टाइटेनेट। ओके, तो इसमें मैं देखो कहीं स्ट्रक्चर है कैसे। एक काम करता हूं मैं, व्हाट आई डू इज आई टेक दिस बेरियम टाइटेनेट स्ट्रक्चर, आई इंट्रोड्यूस हियर अ स्लाइड एंड टेक सम बेरियम टाइटेनेट स्ट्रक्चर। This is barium titanate structure. Okay. So you can see that this blue atom is barium. जो कहाँ बिलोंग कर रहा है? कॉर्नर पर। टाइटेनियम is at body center here, green. This green one is titanium. Okay. And this pink one या जो भी कलर है इसका, ये कहाँ है? Face center. Okay.
तो ये प्रिमिटिव सेल है या नहीं? बोलो, प्रिमिटिव है नॉन प्रिमिटिव है? प्रिमिटिव। ये एक प्रिमिटिव यूनिट सेल है, ये एक प्रिमिटिव यूनिट सेल है। मुझे क्या करता है प्रिमिटिव है? अब मेरा क्वेश्चन आपसे ये है कि नंबर ऑफ एटम्स इन प्रिमिटिव सेल आपको बताने हैं। तो इसमें ध्यान दीजिए, जब भी आप मॉलिक्यूलर स्ट्रक्चर में इफ देयर इज सम मॉलिक्यूलर स्ट्रक्चर, जैसे बेरियम टाइटेनेट, मैंने अगले पेज पर इसका एग्जांपल लिया, ये उसका यूनिट सेल होता है। तो ये प्रिमिटिव यूनिट सेल है। तो प्रिमिटिव यूनिट सेल में क्या कितने एटम्स आएंगे, उसके लिए ये तरीका है बहुत अच्छा, उसका बहुत अच्छा तरीका ये है, ठीक है। देयर मस्ट बी, ठीक है, एटलीस्ट देयर मस्ट बी एटलीस्ट वन एटम, देयर मस्ट बी एटलीस्ट वन एटम ऑफ ईच टाइप। कम से कम एक हर एक टाइप का होना चाहिए। देयर मस्ट बी एटलीस्ट वन एटम ऑफ ईच टाइप। कितने तरह के एटम्स दिख रहे हैं आपको इस स्ट्रक्चर में? 3 सर। 3। है ना, बेरियम, टाइटेनियम एंड ऑक्सीजन। ओ, ठीक है। तो मैं कह रहा हूं इसका प्रिमिटिव सेल में नंबर ऑफ एटम्स निकालने के लिए या उसको ड्रॉ करने के लिए कम से कम, ठीक है, हर एक टाइप का एक जरूर होना चाहिए, कम से कम हर एक टाइप का एक आना चाहिए। ओके, तो जब आप इसको निकालने जाएंगे इससे, ठीक है, ओके, मान लिया आप इसको करना चाहते हैं, आपको इसका फार्मूला नहीं पता है, यू डू नॉट नो द फार्मूला। फार्मूला पता है तो देख लो, बेरियम का एक आ रहा है फार्मूला में, टाइटेनियम का एक आ रहा है, ऑक्सीजन के 3 आ रहे हैं। ओके, तो कितने एटम हो गए बताना? प्रिमिटिव सेल में कितने एटम हो गए? 5 हो गए ना? 3 हुए 5? 3 नहीं होंगे, 5 होंगे। जितने में आप बेरियम को 1 कवर करोगे, टाइटेनियम का 1 कवर करोगे, ऑक्सीजन के 3 कवर हो जाएंगे। आप हटा थोड़ी ना सकते हो, बोलो। हाँ सर। देखो आगे जाके, सी लुक एट दिस। क्या मैं इसको आधा तोड़कर यूनिट सेल बना सकता हूँ किसी भी तरीके से? क्या मैं इसको आधा तोड़ दूं यूनिट सेल बना दूं? नहीं। कम से कम मैंने कहा, कम से कम हर एक टाइप का एक एक आना चाहिए। तो हो सकता है जब मैं हर एक टाइप का एक एक ले रहा हूं तो किसी के 3 भी आ जाए, किसी के 5 भी आ जाए। जैसे यहाँ क्या हुआ, जब मैंने बेरियम का 1 लिया, टाइटेनियम का 1 लिया, तो ऑक्सीजन के उतने में 3 आ गए। तो क्या मैं ऑक्सीजन का भी 1 ही लूंगा या ऑक्सीजन के 3 लूंगा? भाई जितने आएंगे उतने लूंगा। ओके, तो ये जब यूनिट सेल बनेगी तो ये जो बेरियम टाइप के हैं इसको 1 बनाना है, पूरा 1 से कम तो हो नहीं सकता एटम। 1 से कम एटम यूनिट सेल में नहीं हो सकता, आप समझ लो, ठीक है। तो हर एक टाइप का कम से कम 1 आना चाहिए। ओके, तो जब मैं बेरियम वाले को ले रहा हूं तो बेरियम वाले का कंट्रीब्यूशन कैसा होगा? आप बेरियम वाले का कंट्रीब्यूशन होगा 1/8 मल्टीप्लाई 1 आएगा बेरियम का। ओके, टाइटेनियम का कंट्रीब्यूशन कैसा आएगा? टाइटेनियम का कंट्रीब्यूशन आएगा 1 × 1। इतने में ऑक्सीजन क्या हो गया? ऑक्सीजन 1 थोड़ी ना रहा भाई। जब मैंने ये स्ट्रक्चर ड्रॉ कर लिया बेरियम के लिए, बेरियम का पूरा लाने के लिए मुझे ये बनाना पड़ा, क्यों? तो इतने में ऑक्सीजन के कितने आए? फेस का कंट्रीब्यूशन होता है आधा, 1/2 मल्टीप्लाई 6 × 6। तो ऑक्सीजन के कितने आए? 3। अब जो फार्मूला यूनिट बनेगी, जो प्रिमिटिव सेल का फार्मूला बनेगा, मॉलिक्यूलर जो फार्मूला बनेगा, वो क्या बनेगा? इसका एक बेरियम, एक टाइटेनियम और ऑक्सीजन के लेने पड़ेंगे 3। यूनिट बना इसका। तो कितने एटम्स आए इस यूनिट सेल में? 5। There are 5 atoms. There are 5 atoms in this primitive cell. Okay? आप कुछ कह रहे हैं प्रिमिटिव कैसे है? इसमें आप लैटिस देख रहे हो या एटम देख रहे हो? एटम 5 हो सकते हैं क्या प्रिमिटिव सेल में? हो सकते हैं, 5 एटम हो सकते हैं, ठीक है। तो जो मॉलिक्यूलर स्ट्रक्चर्स होते हैं, मॉलिक्यूलर स्ट्रक्चर ये एटॉमिक स्ट्रक्चर है, मॉलिक्यूलर स्ट्रक्चर है? मॉलिक्यूलर स्ट्रक्चर। इट इज मॉलिक्यूलर स्ट्रक्चर। ओके, ये मॉलिक्यूलर स्ट्रक्चर है जो कि मॉलिक्यूल बन रहा है। इसमें मॉलिक्यूलर स्ट्रक्चर क्या होते हैं? डिसिमिलर एटम से बनते हैं, सिमिलर एटम से? डिसिमिलर से। ओके, तो यहां पर जो भी कोई मॉलिक्यूलर फार्मूला होगा उसमें तो कुछ सोचने की जरूरत नहीं है। अगर आपको किसी मॉलिक्यूल का फार्मूला पता है तो एक मॉलिक्यूल के बराबर एटम्स होंगे प्रिमिटिव सेल। अगर आपको किसी का मॉलिक्यूलर स्ट्रक्चर पता है, फॉर एग्जांपल यहां पर नंबर ऑफ एटम्स इन प्रिमिटिव सेल किसके बराबर होंगे? एक ये भी तरीका है याद करने का। नंबर ऑफ एटम्स इन प्रिमिटिव सेल होंगे किसके बराबर? नंबर ऑफ एटम्स इन सिंगल मॉलिक्यूल, इन सिंगल मॉलिक्यूल। तो अगर आपको किसी का मॉलिक्यूलर फार्मूला याद है
तो आप उससे भी निकाल सकते हो। ओके, जैसे NaCl लिया मैंने कहा NaCl क्रिस्टल स्ट्रक्चर, आपको बोल दिया नाम NaCl क्रिस्टल स्ट्रक्चर। आपको पता है NaCl का फॉर्मूला क्या है मॉलिक्यूल का? NaCl है या Na2Cl है या NaCl2 है या क्या है बताना? NaCl है, NaCl है। तो अब मैं आपसे पूछूं कि भाई NaCl की प्रिमिटिव सेल में कितने एटम होंगे, बता दो मुझे आप। दो होंगे, क्या कौन कौन? वन एन ए वन सी। हाँ बस सिंपल तो है, बोलो। ठीक है, तो एक Na होगा एक Cl होगा, कितने एटम होंगे उसकी प्रिमिटिव सेल में? दो या एक? दो होंगे, दो होंगे, समझ गए? नहीं तो मॉलिक्यूलर स्ट्रक्चर अगर पता है ना आपको, तो जितने मॉलिक्यूल में एटम होते हैं उतने एटम प्रिमिटिव सेल में होते हैं। तो NaCl में दोनों का कम से कम एक एक टाइप आया नहीं आया? या मैं Na को मिलाकर कह दूं कि भाई नहीं ये प्रिमिटिव सेल बना गया बोलो, कम से कम सभी का एक एक आना चाहिए, नहीं आना चाहिए? कम से कम सभी टाइप के एटम का एक एक आना चाहिए। उस एक के आने में, कम से कम एक के आने में हो सकता है किसी के तीन भी आ जाए, जैसे यहाँ ऑक्सीजन के तीन आ गए। जितने में मैंने बेरियम के एक कवर किया उतने में ऑक्सीजन के तीन आ गए। तो ऐसा थोड़ी ना मैं ऑक्सीजन का एक ही लूंगा, तो जितने आ रहे होंगे उतने ही तो लूंगा। ठीक है, तो ये बेरियम टाइटेनेट का एग्जांपल था प्रिमिटिव सेल। ठीक है, तो एटम्स कुड बी मोर देन वन बट लैटिस पॉइंट विल बी वन। ये आप स्टेटमेंट याद रखेंगे, जितने एटम प्रिमिटिव सेल में होंगे उतने ही एटम बेसिस में होंगे, या जितने बेसिस में होंगे उतने प्रिमिटिव सेल में होंगे। या नंबर ऑफ एटम्स प्रिमिटिव सेल कितने बराबर होंगे? जितने एटम्स उसके सिंगल मॉलिक्यूल में होंगे। तो अगर मॉलिक्यूलर स्ट्रक्चर का सिंगल मॉलिक्यूल का फॉर्मूला पता है तो बड़े आसानी से काम हो सकता है। ओके, जैसे मैंने बोला आपको जिंक सल्फाइड स्ट्रक्चर, कितने एटम होंगे? दो। एक जिंक एक सल्फर होगा, है ना? एक जिंक एक सल्फर होगा। ओके, अगर कहीं पर कोई अदर फॉर्मूला है तो उसके हिसाब से नंबर ऑफ एटम्स वेरी करते हैं। ओके, ये तो ये प्रिमिटिव नॉन प्रिमिटिव का डेफिनेशन हो गया। ये बातें याद होनी चाहिए। ओके, बार बार मुझे बोलना पड़ता है लास्ट तक सॉलिड फिजिक्स पढ़ाते हुए, स्टूडेंट अभी भी नंबर ऑफ एटम्स को वन लेके चलते हैं प्रिमिटिव यूनिट सेल के लिए, ऐसा नहीं है। सर इस स्लाइड को रिपीट कर देना। कौन सी वाली स्लाइड? ये वाली सर, ये वाली। हाँ, इसमें क्या रिपीट करूं? ये लैटिस पॉइंट है। ओके, ये क्या है? लैटिस पॉइंट। तो लैटिस पॉइंट कितना आएगा मिलाकर इसमें? कॉर्नर अगर बिलोंग करेगा तो वन आएगा, तो कैसी यूनिट सेल होगी? प्रिमिटिव। जबकि इसमें क्या आएगा? कॉर्नर 1/8 प्लस ये वाला नॉन प्रिमिटिव। ठीक है, तो ये डेफिनेशन आपको लेकर चलना है। सो जब भी मतलब वन से ऊपर होगा तो नॉन प्रिमिटिव हो जाएगा। यस, लैटिस पॉइंट एक से ज्यादा होगा तो नॉन प्रिमिटिव। ओके ओके सर। सर ये Na2CO3 का कैसे होगा? क्या होगा? Na2CO3 का ये मॉलिक्यूलर फार्मूला बता रहे हो आप? हाँ। अब आप बताओ इसकी प्रिमिटिव सेल में कितने एटम होंगे? 2, 1, 3, 6 होंगे। इसकी प्रिमिटिव सेल में कितने एटम होंगे? 2 Na होंगे, एक कार्बन होगा और 3 ऑक्सीजन होंगे। ओके, उनका अरेंजमेंट कैसा होगा ये देखना पड़ेगा। ओके, आई डोंट नो कैसा होता है इसका, क्योंकि स्टैंडर्ड 1 नहीं है। ओके, ये स्टैंडर्ड नहीं है, बट मैंने आपको नंबर ऑफ एटम्स बता दिए प्रिमिटिव सेल में, इसका फार्मूला देखकर मॉलिक्यूलर, समझ गए? ठीक है, हमें ये नहीं पढ़ना एक्चुअली। एक मॉलिक्यूल में जितने एटम होंगे उतने ही एटम प्रिमिटिव सेल में होंगे। मैं बार बार रिपीट कर रहा हूं, ये बात मैंने लिख भी दी है। एक मॉलिक्यूल प्रिमिटिव सेल ही बनाएगा, एक सिंगल मॉलिक्यूल नॉन प्रिमिटिव कभी नहीं बना सकता। एक सिंगल मॉलिक्यूल एक प्रिमिटिव यूनिट सेल बनाएगा। ओके, कभी नॉन प्रिमिटिव बना ही नहीं सकता एक सिंगल मॉलिक्यूल। क्यों नहीं बना सकता? जैसा कि मैंने बताया कि कम से कम एक पूरा एटम आना चाहिए हर एक टाइप। ओके, इसलिए ठीक है। आई होप इट इज क्लियर। हाँ, सो दिस इज लेफ्ट सम क्वेश्चन, इसको आपको करना। करिए। इट इज अ 2 डायमेंशनल स्क्वायर लैटिस। कौन सी प्रिमिटिव सेल्स होंगी? जब प्रिमिटिव नॉन प्रिमिटिव का डेफिनेशन पूछ रहा है एग्जामिनर तो समझ जाओ ये लैटिस दे रखा है और लिख भी रहा है एक्चुअली वो साफ। इट इज स्क्वायर लैटिस है, तो प्रिमिटिव कौन होगा? सी ऑप्शन प्रिमिटिव वो होगा जिसके पास एक लैटिस पॉइंट होगा। सी ऑप्शन। सी, हाँ देखो इसके पास कितने हुए? 1 के पास। 1 के पास कैसे लिखोगे आप? 1 के पास जो आएगा वो कैसे आएगा?
1/4 into 4 आ सकते लिख सकते हैं क्या हम? यस सर यस सर 2 के लिए हम क्या लिख सकते हैं? 2 का हमें एंगल नहीं पता ये वाला, वी नॉट नो कि कितना एंगल है, बट सबका सम कितना है 1। यस सर 3 को हम लिख सकते हैं 1 into 1 4 को भी हम पूरा दिख रहा है ना, आप अंदर है, देखो ना पूरा अंदर है। 1 into 1 1 5 नंबर पर कितना है? कॉर्नर वाला कितना कंट्रीब्यूट करेगा? 1/4 into 4 प्लस 1/2 into 1/2 into 2 मतलब 2 आएगा। तो 5 क्या है? इट इज NP, नॉन प्रिमिटिव। और बाकी 4 प्रिमिटिव है, कौन सा ऑप्शन सही है? ठीक है, तो इसमें ये जरूरी नहीं है कि जो लैटिस पॉइंट है वो बिलोंग कहां कर रहा है, नो। ठीक है, ऐसा जरूरी नहीं है कि लैटिस पॉइंट बिलोंग कहां कर रहा है, उससे मतलब नहीं है हमें। हमें देखना है 1 है या नहीं सम उनका लैटिस पॉइंट का। ठीक है, इस बार TFR में भी कोई क्वेश्चन आया था क्या ऐसा? आई डोंट हैव पेपर एक्चुअली, ऐसा कोई क्वेश्चन था शायद, मैं कहीं देख रहा था तो। आई डोंट नो। है किसी के पास पेपर? इट वाज 2020 और 2021 क्या था ये? 21 होगा ना? 21 सर 21 था, तो उसका पेपर मेरे पास नहीं है, बट ऐसा कुछ था, मैंने कहीं देखा था चलते चलते। ठीक है, चलो कोई नहीं, देख लेंगे उसको बाद में, देख लेंगे। कितना टाइम है हमारे पास? तो देख लेंगे बाद में, कोई नहीं। तो आपको आई होप कि आपको समझ में आ गया व्हाट इज प्रिमिटिव, नॉन प्रिमिटिव एंड दिस। ओके, हमें आगे पढ़ना है टाइप्स ऑफ क्रिस्टल्स, तो मैं अगली क्लास में लूंगा उसको, अभी लियो, अदरवाइज यू विल, इट विल बी इन बिटवीन, ये रह जाएगा। मेरे पास असाइनमेंट भी नहीं है अभी। ओके ठीक है, फिर डाउट्स बताओ, मैं आगे नहीं टीच कर रहा हूँ। सर स्लाइड दिखा दीजिए स्टार्टिंग से। हाँ, मैं नंबर दे देता हूँ स्लाइड पर, रुक जाओ। वन टू थ्री फोर फाइव सिक्स सेवन एट। सर 7 पे एक बार फिर आ जाइए प्लीज। ओके सर, ओके, यहाँ तक करवाया। थैंक यू सर। सर हाँ जी, सर इसमें इसी स्लाइड में सिर्फ फिफ्थ को वापस एक्सप्लेन कर दो। फिफ्थ में देखो, आप लेटेस्ट पॉइंट कहाँ बिलोंग कर रहे हैं? ठीक है, वी आर सीइंग 5, तो यहाँ पर लेटेस्ट पॉइंट बिलोंग करते हैं कॉर्नर का। ये कॉर्नर का कंट्रीब्यूशन कितना है? 1/4, क्योंकि एंगल 90 है, आप देख सकते हैं एंगल 90 है, 90/360। यस सर। कॉर्नर का कंट्रीब्यूशन 1/4 है, जबकि इसका कंट्रीब्यूशन कितना है? अगर मैं इसको जूम करके दिखाऊं, ऐसे बड़ा कर दूं ऐसे, तो आप देख सकते हैं कितना पार्ट आएगा इसका, इस यूनिट सेल में कितना पार्ट आएगा इसका?
1/2 या 1/4? हाफ। 1/2 और ऐसे कितने हैं? ऐसे दो हैं, एक ये वाला है, एक ये वाला है, दो। ओके, कितना हो गया? ओके लैटिस पॉइंट 2, लैटिस पॉइंट 2 मतलब बाकी सब में लैटिस पॉइंट 1 था। 1 लैटिस पॉइंट परमिटिव और 2 लैटिस पॉइंट नॉन परमिटिव। एक से ज्यादा कुछ भी हो, चाहे 5 6 10 कितना भी हो, नॉन परमिटिव। तो कौन परमिटिव हुए? 1 2 3 4 5 नहीं हुए। सर वहाँ पे आपने डायमंड और ग्रेफाइट का डिफरेंस बताया था ना सर, एक बार वो स्लाइड खोल दीजिए। सर ये इलेक्ट्रिकल इंसुलेटर बताया था, एक बार इसको एक्सप्लेन कर दीजिए दोबारा। यहाँ पर स्ट्रक्चर वाइज अगर देखा जाए तो हर एक कार्बन एटम कितने नियर बाय कार्बन एटम से कोऑर्डिनेटेड है। कोऑर्डिनेटेड मतलब बॉन्ड बनाता है, कोवेलेंट बॉन्ड 4 से। यस कितने कितने इलेक्ट्रॉन की शेयरिंग करेगा? एक एक की। तो जब वो ये चारों वैलेंस इलेक्ट्रॉन शेयरिंग में चले जाएंगे, बॉन्डिंग बनाने में चले जाएंगे, तो पर कार्बन एटम कितने नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स फ्री होंगे? नो। यस ठीक है, नंबर ऑफ, ये नो है एक्चुअली, नो फ्री इलेक्ट्रॉन। ठीक है, पर कार्बन एटम वुड बी फ्री। यस तो 0 होगा। तो जब 0 फ्री इलेक्ट्रॉन होगा तो क्या कैसे एक्ट करेगा? इलेक्ट्रिकल इंसुलेटर या कंडक्टर? इंसुलेटर। जबकि इसमें क्या होगा? यहाँ 3 इलेक्ट्रॉन तो बॉन्ड फॉर्मेशन में जाएंगे। ओके, वंडरवाल बॉन्डिंग में आप जानते होंगे कोई शेयरिंग या ट्रांसफर ऑफ इलेक्ट्रॉन नहीं होता है वंडरवाल में। तो जो यहाँ पर शेयरिंग होगी वो 3 के साथ ही होगी, 1 2 3। अपने प्लेन में ही वो शेयरिंग करेगा, आउट ऑफ प्लेन शेयरिंग नहीं करेगा। तो पर कार्बन एटम कितने इलेक्ट्रॉन फ्री होंगे? 1। 4 में से 3 बॉन्ड में चले गए, 1 फ्री रहा। तो कैसे एक्ट करेगा इलेक्ट्रिकल कंडक्टर या इंसुलेटर? कंडक्टर। थर्मल प्रॉपर्टी सर। हाँ, थर्मल प्रॉपर्टी थोड़ा कॉम्प्लिकेटेड है। थर्मल प्रॉपर्टी थोड़ा कॉम्प्लिकेटेड है एक्चुअली। थर्मल कंडक्शन 2 तरीके से होता है, मैं आगे बताऊंगा। फ्री इलेक्ट्रॉन और लैटिस वाइब्रेशन 2 तरीके से होता है। तो यहाँ पर फ्री इलेक्ट्रॉन तो होते नहीं है ना, बट इसका जो थर्मल कंडक्शन होता है लैटिस वाइब्रेशन से होता है। तो ये थर्मल कंडक्टर की तरह एक्ट करता है। ओके, ये जो होता है ग्रेफाइट, ओके, अगर आप इस प्लेन में थर्मल कंडक्शन कराओगे, इस प्लेन में, तो बहुत अच्छा करेगा। बट अगर इस डायरेक्शन में थर्मल कंडक्शन कराओगे तो वो इंसुलेटर की तरह बिहेव करेगा। ओके, तो इसकी थर्मल कंडक्टिविटी ना ग्रेफाइट की बहुत लो होती है और इसकी थर्मल कंडक्टिविटी हाई होती है। ओके, तो इसलिए ग्रेफाइट क्या है? थर्मल इंसुलेटर, एंड डायमंड क्या है? थर्मल कंडक्टर। उल्टा है मतलब इलेक्ट्रिकल से। ओके, तो वो हम आगे बात करेंगे। थैंक यू सर। सर आपने कहा ना कि डायमंड है वो कोवेलेंट बॉन्ड बनाते हैं, और कोवेलेंट बॉन्ड तो सेमीकंडक्टर्स बनाते हैं, लेकिन डायमंड तो इलेक्ट्रिकली बिल्कुल न्यूट्रल होता है। एक बार बताइए, इंसुलेटर बड़ी टर्म है या सेमीकंडक्टर बड़ी टर्म है? आपने बताया इंसुलेटर सर। इंसुलेटर का एक पार्ट सेमीकंडक्टर है, सेमीकंडक्टर का एक पार्ट इंसुलेटर नहीं है, समझे? तो अगर मैं आपसे कहूं कि सिलिकॉन, ओके, एक इंसुलेटर है या सेमीकंडक्टर है? ये सेमीकंडक्टर और इंसुलेटर भी है सर। एट एब्सोल्यूट जीरो इट इज एन इंसुलेटर। यस सिलिकॉन या जर्मेनियम एट एब्सोल्यूट जीरो इंसुलेटर है, तो वो इंसुलेटर कैटेगरी में ही आता है। बट क्योंकि बैंड गैप कम होता है इसलिए वो क्या बन जाता है? सेमीकंडक्टर कह देते हैं। ओके, ये सब कैटेगरी के हैं, सिलिकॉन, जर्मेनियम, कार्बन, ये डायमंड। यस सर, कि वही कि इंसुलेटर है वो सेमीकंडक्टर हो सकते हैं। हाँ सर, ये हो गया सर। ठीक है ना, इंसुलेटर बड़ी टर्म है। इंसुलेटर ही इंसुलेटर भी हो सकता है, इंसुलेटर ही सेमीकंडक्टर भी हो सकता है, समझे? यस सर। सर सर जैसे NaCl है, उसके अंदर हमारा यूनिट सेल के अंदर एक क्लोरीन आएगा और एक सोडियम एटम आएगा, और अगर उसी का परमिटिव सेल देखते हैं तो उसके अंदर प्रिमिटिव में ही तो बता रहा हूं मैं, NaCl की प्रिमिटिव में एक Na और एक Cl होगा। ओके यस सर। हाँ, और फिर यूनिट सेल में भी इतना ही होगा ना सर? इसमें जरूरी नहीं है, ये बिल्कुल जरूरी नहीं है। ओके, ये मैं आपको प्रिमिटिव का ही तो बता सकता हूँ अभी। जब मैं सारे स्ट्रक्चर पढ़ाऊंगा आपको तब पता लगेगा कि किसके जो उसकी कन्वेंशनल यूनिट सेल होती है। कन्वेंशनल मतलब जिसको हम सिर्फ वर्ड यूज करते हैं यूनिट सेल, तो उसकी यूनिट सेल में कितने होंगे वो तो तभी पता लगेगा। बट मैं किसी के भी प्रिमिटिव का बता सकता हूँ, क्या देखकर? मॉलिक्यूलर फार्मूला देखकर मैं किसी की भी प्रिमिटिव यूनिट सेल में नंबर ऑफ एटम्स बता सकता हूँ। ओके, बट उसकी जो कन्वेंशनल यूनिट सेल होगी, ओके, उसमें कितने होंगे मैं नहीं बता सकता ऐसे बिना स्ट्रक्चर देखे। यस सर। ओके, हाँ, तो प्रिमिटिव को मैं मॉलिक्यूलर फार्मूला देख के बता सकता हूँ कितने होंगे। ओके, ये यस सर। और बताओ सर, ये थर्मल कंडक्टर और थर्मल इंसुलेटर वाला एक बार फिर बता दीजिए। मैं कह रहा हूँ थर्मल इंसुलेटर, थर्मल कंडक्टर आपको अभी ज्यादा समझ में नहीं आएगा, क्योंकि थर्मल जो इलेक्ट्रिकल कंडक्टिविटी, इलेक्ट्रिकल कंडक्शन होता है ना, वो तो समझ में आ जाता है। किसकी वजह से होता है? फ्री इलेक्ट्रॉन का होना या ना होना तय करता है कि वो इंसुलेटर की तरह बिहेव करेगा या कंडक्टर की तरह, समझे बात? बट थर्मल कंडक्शन 2 तरीके से होता है। किससे? इलेक्ट्रॉन से होता है, फ्री से, फ्री इलेक्ट्रॉन से, प्लस लैटिस वाइब्रेशन से। लैटिस वाइब्रेशन का एनर्जी क्वांटा होता है फोनोन, उसके बारे में आपने ज्यादा सुना नहीं होगा अभी, फोनोन। ओके, तो 2 कंट्रीब्यूशन होते हैं थर्मल कंडक्शन में। कौन कौन? फोनोन, इलेक्ट्रॉन। ओके, तो इसमें जो फ्री इलेक्ट्रॉन तो होते नहीं इस वाले में, तो किसकी वजह से थर्मल कंडक्शन होगा? इसमें फोनोन की वजह से। ओके, और इसमें जो है
अगर आप लेयर पे कंडक्शन कराओगे, ऐसे थर्मल कंडक्शन लेयर पर, ग्राफीन लेयर पर, अकेले ग्राफीन लेयर पर, तो बहुत तेजी से होगा। क्यों होगा? क्योंकि फ्री इलेक्ट्रॉन अवेलेबल है यहाँ, ओके, और ये एटम्स भी आपस में जुड़े हुए हैं, तो फोनोन भी होगा। तो लेयर पर तो बहुत तेजी से होगा, बट अगर आप इस तरफ कराओगे लेयर के परपेंडिकुलर, तो थर्मल कंडक्शन नहीं होगा, समझे? तो ये कैसे एक्ट करेगा ओवरऑल मटेरियल इंसुलेटर? थैंक यू सर। ठीक है ठीक है सर। चलो फिर नेक्स्ट क्लास में देखते हैं बाकी।